पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में फरीदाबाद, पलवल, फतेहाबाद व हिसार जिले में 22 नवंबर को जिला परिषद और पंचायत समिति के लिए और 25 को सरपंच पद के लिए होगा मतदान। प्रधानमंत्री ने सूरजकुंड में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्यों के गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर को किया संबोधित। राज्य सरकारों से केंद्रीय जांच एजेंसियों का सहयोग करने की अपील की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फरीदाबाद में प्रदेश के पहले वातानुकूलित बस अड्डे का किया शुभारंभ। कहा, बल्लभगढ़, गुरुग्राम, सोनीपत और करनाल में भी जल्द बनेंगे ऐसे बस अड्डे। और राज्यपाल ने किया कुरुक्षेत्र में 4 दिवसीय राज्य स्तरीय रत्नावली उत्सव का आगाज। प्रदेश भर से 3000 से अधिक कलाकार ले रहे हैं समारोह में हिस्सा। नमस्कार, मैं शमी नागपाल। अब समाचार विस्तार से। राज्य के चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने आज प्रदेश में पंचायत के चुनाव के तीसरे चरण का ऐलान किया। फरीदाबाद, पलवल, फतेहाबाद व हिसार में तीसरे और अंतिम चरण का चुनाव होगा। 22 नवंबर को जिला परिषद और पंचायत समिति के लिए वोट डाले जाएंगे। वहीं 25 नवंबर को सरपंच पद के लिए मतदान होगा। 27 नवंबर को प्रदेश की सभी जिला परिषद और पंचायत समिति की मतगणना होगी और नतीजे आएंगे। उन्होंने बताया कि 5 नवंबर को नामांकन होगा, 12 नवंबर को स्क्रूटनी होगी, 14 नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। 14 को फाइनल लिस्ट तैयार कर सिंबल दिए जाएंगे। मतदान सुबह 7 बजे से 6 बजे शाम तक होगा। चुनाव आयुक्त ने बताया कि जिला परिषद में कोई उम्मीदवार सर्वसम्मति से नहीं चुना गया है। पंचायत समिति ने 56 प्रत्याशी सरपंच के 133 तथा पंच पद के 17,158 सर्वसम्मति से चुने गए हैं। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन पंचायत ऑफिसर वो करेंगे। 5/11 से लेके 11/11 तक नॉमिनेशंस फाइल करने की तारीख रहेगी। स्क्रूटनी होगी 12/11 को, 14/11 को विड्रॉल होगी, 14/11 को ही 3 बजे फाइनल लिस्ट तैयार करके जो इलेक्शन सिंबल्स उनको अलॉट किए जाएंगे। जिला परिषद में जैसे मैंने बताया कि पहले 9 जिलों में कोई भी अनअपोज्ड नहीं चुना गया है। पंचायत समितियों के जो सदस्य हैं 56 लोग अनअपोज्ड चुने गए, 25 उसमें से पुरुष हैं और 31 महिलाएं हैं। फरीदाबाद के सूरजकुंड में 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आज अंतिम दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी राज्यों के गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में उत्सव के माहौल के बीच शांति व सौहार्द जरूरी है। उन्होंने कहा कि विभिन्न चुनौतियों के बीच त्योहारों की एकता का सशक्त होना नागरिकों की तैयारियों का प्रतिबिंब है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कानून व्यवस्था राज्यों की जिम्मेदारी है, लेकिन ये राष्ट्र की एकता और संगठितता से भी जुड़े हुए हैं। हमें एक बात और समझनी होगी, अब कानून व्यवस्था किसी एक राज्य के दायरे में सिमटी रहने वाली व्यवस्था नहीं रह गई है। अब अपराध इंटरस्टेट और इंटरनेशनल हो रहे हैं। यानी टेक्नोलॉजी की मदद से एक राज्य में बैठे अपराधी दूसरे राज्य में भयंकर अपराध करने की ताकत रखते हैं। देश की सीमा से बाहर बैठे अपराधी भी टेक्नोलॉजी का जमकर गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए हर राज्य की एजेंसियों का आपस में तालमेल, केंद्र और राज्य की एजेंसियों का आपस में तालमेल, ये बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री ने राज्य सरकारों से केंद्रीय जांच एजेंसियों का सहयोग करने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि यह हर राज्य का दायित्व है कि राज्य की एजेंसी हो या केंद्रीय एजेंसी, सभी एजेंसियों को एक दूसरे का पूरा सहयोग करना चाहिए। केंद्रीय एजेंसियों को कई राज्यों में एक साथ जांच करनी पड़ती है, दूसरे देशों में भी जाना पड़ता है। इसलिए हर राज्य का दायित्व है कि चाहे राज्य की एजेंसी हो, चाहे केंद्र की एजेंसी हो या संबंधित कहीं किसी और राज्य से संपर्क आता है, सभी एजेंसियों को एक दूसरे को पूरा सहयोग देना चाहिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सूरजकुंड में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुए संबोधन के बाद चिंतन शिविर के पहले सत्र में साइबर अपराध विषय पर चर्चा हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि साइबर माध्यम से सप्ताहांत या सार्वजनिक अवकाश के दौरान होने वाले आर्थिक अपराधों की शिकायत मिलने पर पीड़ितों के बैंक खातों को त्वरित ब्लॉक करने के लिए केंद्र सरकार बैंकों को निर्देश जारी करे। ऐसे अपराधों पर रोक लगाने के लिए बैंकों का सिस्टम 24 घंटे सातों दिन एक्टिव रहना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने साइबर अपराधों के विषय में आगे बढ़ते हुए राज्य के हर पुलिस थाने में साइबर डेस्क स्थापित किए हैं। प्रदेश सरकार ने 29 नए साइबर पुलिस थाना खोले हैं। वह हेल्पलाइन नंबर 1930 और साइबर क्राइम पोर्टल के माध्यम से भी लोगों को साइबर अपराधों के प्रति निरंतर जागरूक किया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि नशा तस्करी पर भी रोक लगाने के लिए भी राज्य में सुरक्षा एजेंसी ठोस कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज फरीदाबाद में 130 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हरियाणा के पहले आधुनिक वातानुकूलित बस अड्डे का शुभारंभ किया। इस आधुनिक बस अड्डे में यात्रियों को तमाम उच्चतर स्तर की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही बल्लभगढ़, गुरुग्राम, सोनीपत और करनाल में भी इसी तर्ज पर आधुनिक बस अड्डे बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बस अड्डे से लोकल बसों की बजाय अंतर्राज्यीय बसें चलेंगी। इस बस अड्डे में मॉल के अलावा मल्टीप्लेक्स सिनेमा और रोडवेज के स्टाफ व यात्रियों के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध होंगी। वहीं प्रदेश में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्दी ही बातचीत के जरिए समाधान कर दिया जाएगा। मैंने की है, एक तो इसका नाम डॉक्टर मंगल सेन जी के नाम पर रखा गया है, दूसरा इसको बस स्टैंड की बजाय बस पोर्ट कहा जाएगा। तो ये दो बातें ज़रूर आपको जो उल्लेखनीय हैं, जो आपको बताने के लिए ये हमने बताई है। सफाई कर्मचारियों से हर साल कोई ना कोई हमारी मीटिंग होती है, बातचीत होती है और उस बातचीत में वो अपनी मांगें रखते हैं। जो उसमें संभव होती है हम तुरंत मानते हैं, जो मानो संभव नहीं होती उनको समझा भी देते हैं। फिर उनकी जो टीम है, कर्मचारियों के जो यूनियंस के लोग हैं, वो आज हिसार में जा रहे हैं। मोटी मोटी सहमति हमारी बनती दिख रही है। मुझे लगता है कि आज उस सहमति पर अगर फाइनल हो जाता है तो आज ये स्ट्राइक खत्म होनी चाहिए और मैं भी लगातार इस पर नज़र रखे हुए हूँ। उस बातचीत के बाद अगर नहीं कोई सहमति होती तो अगली व्यवस्था तब। इस मौके पर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा और विधायक सीमा त्रिखा भी मौजूद रहे। जो टेक्नोलॉजी के साथ बना है, पहला बस स्टैंड फरीदाबाद में बना है और ये इस तरह का बस स्टैंड होगा जो जैसे आप एयरपोर्ट पे देखते हैं या रेलवे पे देखते हैं, और इस तरह का ये बस स्टैंड जो बना है जो 125 करोड़ की लागत के आसपास इसमें लागत आई है। पीपी उस पर हमने बनवाया है। तो ये हरियाणा का नंबर 1 बस अड्डा है। यहाँ सबसे पहले किसी भी बस अड्डे में सवारियों के लिए वेटिंग रूम वातानुकूलित नहीं था, ये वातानुकूलित है। वेटिंग रूम के में ही जलपान की व्यवस्था है और पार्किंग की व्यवस्था है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में राज्य स्तरीय रत्नावली उत्सव आज से आरंभ हो गया। रत्नावली उत्सव का आयोजन 28 से 31 अक्टूबर तक किया जा रहा है। समारोह का उद्घाटन राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा लगाई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। रत्नावली उत्सव में प्रदेश भर के सभी विश्वविद्यालय व महाविद्यालयों के 3000 से अधिक युवा कलाकार हिस्सा ले रहे हैं। राज्यपाल ने कहा कि रत्नावली समारोह हरियाणा की लोक संस्कृति का ऐसा समागम है जिसमें हरियाणवी संस्कृति को केंद्रित कर हरियाणा की लोक परंपराओं से जुड़ी विधाओं को मंच दिया गया है। उन्होंने उत्सव में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी। सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध प्रदेश है। यहाँ की संस्कृति विरासत का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। इसी प्रदेश की धरा सरस्वती के तट पर वेदों की रचना हुई है। यही वो धरा है जहाँ पर महर्षि दधीचि ने अपने अस्थियां दान कर असुरों का संहार किया है। समारोह में 32 विधाओं में हरियाणा के कलाकार अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दे रहे हैं। फिल्म निर्माता व निर्देशक सतीश कौशिक ने कहा कि हरियाणा कलाकारों की धरती है वही। रत्नावली में हिस्सा ले रहे कलाकारों ने कहा कि इस उत्सव में हिस्सा लेकर वे अपनी कला का प्रदर्शन कर सकते हैं। को मैं धन्य महसूस कर रहा हूँ कि मैं ये रत्नावली जो हम बोलते हैं ना कि रत्नों की लड़ी, मतलब रत्नों की माला, ये वाकई में ये नाम जो बड़ा सार्थक होता है कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में महासिंह पुनिया जी ने, डॉक्टर साहब ने जिस तरह का आयोजन किया है
बहुत ही भव्य, सारे स्टूडेंट्स, इतने सारे कलाकार, इतनी सारी शैलियाँ, नृत्य की शैलियाँ हो, वो क्राफ्ट्स मेला हो, कि हमारा टैलेंट जो हमारा हरियाणा का जो टैलेंट है वो आगे कितना अग्रसर होने वाला है, और अपनी संस्कृति में विश्वास रखते हुए हम अपने हरियाणा प्रदेश को भारतवर्ष में कितना आगे लेने वाले हैं। 2 साल हो गए रत्नावली नहीं हुई, पर जब हुई तो हम कब से तैयारी कर रहे हैं। बहुत एक्साइटमेंट थी हमें डांस करके बहुत अच्छा लगा। स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी घटनाओं पर आधारित सीरियल स्वराज का दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर प्रसारण किया जा रहा है। दर्शक इसे डीडी नेशनल पर हर रविवार रात 9 बजे, मंगलवार दोपहर 1 बजे, गुरुवार दोपहर 1 बजे, शनिवार रात 9 बजे और रविवार सुबह 9 बजे देख सकते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल सूरजकुंड में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आरंभ हुई 2 दिवसीय चिंतन शिविर के पहले दिन अपने संबोधन में कहा कि फेस व बायोमीट्रिक रिकॉग्निशन के साथ साथ अब वॉइस रिकॉग्निशन पर भी काम करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते इस्तेमाल से कानून व्यवस्था के समक्ष आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए केंद्र सरकार का यह एक सराहनीय प्रयास है। उन्होंने कहा कि गुजरात में खुली फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी का विस्तार हरियाणा सहित अन्य राज्यों में भी होना चाहिए ताकि अपराधियों की गिरफ्तारी व उन्हें सजा दिलाने के कार्य में आसानी हो। घटनाएं घटित हो रही है और तेजी से बढ़ता हुआ ये टेक्नोलॉजी का नाते से जो भी कुछ वातावरण के कारण से इसका सुधार भी होता है टेक्नोलॉजी से, लेकिन क्राइम भी इसमें काफ़ी बढ़ रहे हैं। तो विभिन्न प्रकार के क्राइम, विभिन्न प्रकार की समस्याएं, उनका हल तलाशने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों का कैसे समन्वय हो, इस नाते से इस सेमिनार, इस चिंतन शिविर का अपना एक बहुत बड़ा महत्व है। जो भी इस समय की व्यवस्थाएं पुलिस की हैं, चाहे वो उत्तर क्षेत्र में जिस प्रकार की समस्याएं हैं, आतंकवाद की है, नशे की है, कट्टरपंथियों की है, असामाजिक तत्वों की गतिविधियां हैं, उन सब से निपटने के लिए हम बहुत हमारी पुलिस जो है कारगर है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। रोहतक के मंडलायुक्त जगदीप सिंह ने कल लघु सचिवालय में उपायुक्त यशपाल के साथ सेना भर्ती रैली की तैयारियों के मद्देनजर संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा है कि अग्निपथ योजना के तहत 28 नवंबर से 13 दिसंबर तक आयोजित होने वाली सेना भर्ती रैली के लिए सभी संबंधित अधिकारी समय पर प्रबंध करना सुनिश्चित करें। जिला प्रशासन द्वारा सेना की आवश्यकता अनुसार सभी संसाधन जुटाए जाएंगे ताकि भर्ती रैली को सुचारू ढंग से संपन्न करवाया जा सके। भर्ती रैली के दौरान संबंधित जिलों के लिए परिवहन विभाग द्वारा अतिरिक्त बस सेवाएं भी चलाई जाएंगी। मंडलायुक्त ने कहा कि खेल विभाग द्वारा सेना के अधिकारियों व स्टाफ के लिए ठहरने के लिए जगह उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि सेना भर्ती में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के शैक्षणिक एवं खेल दस्तावेजों की जांच के लिए शिक्षा विभाग व खेल विभाग के अधिकारियों की तैनाती की जाएगी। प्रदेश सरकार ने हिसार जिले के आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए 3 नवंबर को होने वाले मतदान के मद्देनजर राज्य सरकार के सभी कार्यालयों, बोर्डों, निगमों और शैक्षणिक संस्थानों आदि में सार्वजनिक अवकाश व स्पेशल पेड कैजुअल लीव अधिसूचित किया है। भिवानी, झज्जर, जींद, कैथल, महेंद्रगढ़, नूह, पंचकुला, पानीपत और यमुनानगर में जिला परिषद व पंचायत समिति के सदस्यों के चुनावों के लिए 30 अक्टूबर और 2 नवंबर को होने वाले मतदान के मद्देनजर इन जिलों में राज्य सरकार के कार्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों आदि में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में फरीदाबाद, पलवल, फतेहाबाद व हिसार जिले में 22 नवंबर को जिला परिषद और पंचायत समिति के लिए और 25 को सरपंच पद के लिए होगा मतदान। प्रधानमंत्री ने सूरजकुंड में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्यों के गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर को किया संबोधित। राज्य सरकारों से केंद्रीय जांच एजेंसियों का सहयोग करने की अपील की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फरीदाबाद में प्रदेश के पहले वातानुकूलित बस अड्डे का किया शुभारंभ। कहा, बल्लभगढ़, गुरुग्राम, सोनीपत और करनाल में भी जल्द बनेंगे ऐसे बस अड्डे। और राज्यपाल ने किया कुरुक्षेत्र में 4 दिवसीय राज्य स्तरीय रत्नावली उत्सव का आगाज। प्रदेश भर से 3000 से अधिक कलाकार ले रहे हैं समारोह में हिस्सा।
समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।